तो मिस मार्वल के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें पार्टीशन का टाइम दिखाया जाता है और हमें वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो उस टाइम पर हुई थी। किस तरह से लोग वहाँ से बचकर भागे थे, किस तरह से ब्रिटिश लोगों पर जुल्म कर रहे थे और कितना वहाँ पर खौफनाक माहौल था और किस तरह से ट्रेन भर भर कर लोग वहाँ से गए थे। इसके बाद हमें 1942 का टाइम दिखाया जाता है और ये ठीक उसी के बाद का टाइम होता है जो हमने एपिसोड 3 के फ्लैशबैक में देखा था कि नजमा और आयशा उस कड़े को ढूंढते हैं और वो लोग उसकी मदद से घर जाने लगते हैं कि ब्रिटिश उन पर हमला कर देते हैं और नजमा और आयशा एक दूसरे से गले मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें उसके बाद का टाइम यहाँ पर दिखाया जाता है कि जब आयशा वहाँ से बाहर निकलती है तो उसके पीछे ब्रिटिश पड़ जाते हैं। आयशा उनसे बचने की कोशिश करती है लेकिन जब वो उसकी जान नहीं छोड़ते तो आयशा रुकती है और एक चाकू मारकर उस ब्रिटिश को वहाँ पर ही मार देती है। इसके बाद वो एक गाँव में आ जाती है और वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम हसन था वो लोगों को समझा रहा होता है, उनको मोटिवेट कर रहा होता है कि हम एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम ब्रिटिश से बच जाएंगे वगैरह वगैरह। और ये सारा कुछ आयशा भी सुन रही होती है और तभी वहाँ पर ब्रिटिश आ जाते हैं। इसके बाद वो उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सभी लोग इकट्ठा हो और हमारे खिलाफ जाए। वो उन सभी को वहाँ से अलग-अलग कर देते हैं। इसके बाद जब आयशा एक जगह पर लेटी होती है तो हसन उसके पास आता है और वो उसको उठाता है लेकिन तभी आयशा उसकी छड़ी पकड़कर उसे कहती है कि अगर मुझे कुछ किया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। तो फिर हसन उसे कहता है कि तुम इन मासूम फूलों के ऊपर लेटी हो लेकिन देखकर लगता है कि मदद की जरूरत इन फूलों को नहीं तुम्हें है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी क्या कोई मदद कर सकता हूँ। तो आयशा कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं शुक्रिया। और ये सुनकर हसन उसे कहता है कि अगर खाने की या कोई रहने की जगह की जरूरत हो तो मेरा घर पास में ही है, तुम वहाँ आ सकती हो। इसके बाद रात हो जाती है और क्योंकि आयशा के पास कोई रहने की जगह नहीं होती तो वो हसन के पास उसके घर में ही चली जाती है। इसके बाद वो बैठकर खाना खाने लग जाती है और हसन उसे उसका नाम पूछता है लेकिन वो उसको नहीं बताती। तो वो उसे कहते हैं कि चलो तुम इतना ही बता दो कि तुम कहाँ से आई हो। तो फिर आयशा उसको अपना नाम बताती है और ये सुनकर हसन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो भी उसको अपना नाम बता देता है। इसके बाद हमें उन दोनों की जर्नी दिखाई जाती है कि इसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं और उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम सना था। और एक दिन आयशा सना को लोरी गाकर सुना रही होती है लेकिन हसन बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उनके हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। और तभी कोई उनका दरवाजा खड़काता है। तो जब आयशा बाहर जाकर देखती है तो हसन का दोस्त आया होता है उसको कुछ सामान देने के लिए क्योंकि हसन के हालात अच्छे नहीं चल रहे थे। और वो उसी पर गुस्सा होने लग जाते कि इसे को अपना ये सामान वापस ले जाए। लेकिन फिर आयशा उसे कहती है कि आप इनकी बात का बुरा मत मनाना, ये बस थोड़े से परेशान है। और वो आदमी भी उसकी बात का बुरा नहीं मनाता और वहाँ से चला जाता है। तभी आयशा देखती है कि बाहर नजमा खड़ी है और ये देखकर आयशा बहुत ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद आयशा बाहर जाकर नजमा से मिलती है लेकिन आयशा को नजमा का मूड थोड़ा बदला बदला सा लग रहा था। इसके बाद नजमा आयशा से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और फिर वो कहती है कि वो कड़ा कहाँ पर है, तुम्हें याद है ना कि हमने घर जाना है। तो आयशा कहती है कि हाँ मुझे याद है और वो कड़ा मैंने हिफाजत के लिए कहीं छुपाया हुआ है तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो नजमा उसे कहती है कि ठीक है तुम कल शाम तक उस कड़े को ले आना और फिर हम लोग घर चले जाएंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयशा भी वापस आ जाती है लेकिन शाम को घर जाने के बजाय वो लोग सुबह ही निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। और आयशा हसन को कहती है कि बाहर बहुत बुरे हालात हैं, ब्रिटिश सभी लोगों के घर जला रहे हैं तो हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन हसन नहीं जाना चाहता था तो आयशा उसको थोड़ा समझाती है और कहती है कि यहाँ पर सना की जान को भी खतरा है, वो लोग सना को भी मार देंगे तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। और ये सुनकर हसन भी जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद आयशा सना को कहती है कि ये सफर मुश्किल होने वाला है तो वो उसको अपना कड़ा दे देती है और कहती है कि इस कड़े को तुम अपने पास ही रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और इसके बाद वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं लेकिन रास्ते में हसन आयशा से कहता है कि आखिर असल बात क्या है, मुझे बताओ हम लोग यहाँ से क्यों जा रहे हैं, आखिर वो औरत कौन सी जो तुमसे रात को मिलने आई थी। तो फिर यहाँ पर आयशा हसन को सारा कुछ बता देती है और वो उसको उस कड़े के बारे में भी बता देती है। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि ये जो आखिरी ट्रेन है तुम आयशा को इसमें ले जाओगे और यहाँ से दूर ले जाओगे। और हसन भी उससे वादा करता है। इसके बाद जब वो लोग जा रहे होते हैं तो आयशा सना को वो कड़ा दे देती है और हसन से कहती है इसको ले जाओ। हसन आयशा को आवाज देता रह जाता है लेकिन आयशा उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि सना को यहाँ से दूर ले जाना, तुमने मुझसे वादा किया। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर होती है नजमा। और नजमा को ये देखकर लगता है कि आयशा ने उसको धोखा दिया। आयशा उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन इससे पहले ही नजमा उसको चाकू मार देती है। इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है लेकिन आयशा उसे कहती है कि इससे बात नहीं बनेगी लेकिन वो आयशा को उधर ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें हसन दिखाया जाता है जो ट्रेन के अंदर चढ़ने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पास सना नहीं है। इसके बाद हमें सना दिखाई जाती है जो हसन से बिछड़ चुकी होती है और वो अपनी अम्मी को आवाज लगा रही होती है और हसन सना को आवाज लगा रहा होता है। और अपनी बेटी की आवाज सुनकर आयशा कहती है कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और ये कहने के बाद वो कड़ा एक्टिवेट हो जाता है और उसी कड़े की मदद से कमाला उसी जगह पर पहुंच जाती है। इसके बाद कमाला जब थोड़ा सा आगे जाती है तो उसको आयशा मिल जाती है। कमाला उसको समझती है कि ये सना है लेकिन वो सना नहीं थी। तो कमाला आयशा को कहती है कि आपको नानी को बचाना होगा लेकिन आयशा कहती है कि अब तुम यहाँ पर आ गए तो तुम उसको बचा लोगी। और वो कमाला को उनकी एक फैमिली फोटो दे देती है और इसके बाद आयशा की वहाँ पर ही डेथ हो जाती है। और इसके बाद कमाला थोड़ा सा आगे जाती है तो उसको सना भी मिल जाती है और वो सना को उठाती है और अपनी पावर्स का यूज करती है और उसको हसन के पास पहुंचा देती है। और यहाँ पर उस कड़े में से कुछ तारे भी निकलते हैं जो सना को हसन तक पहुंचने में मदद करते हैं। और ये सारा वही सीन होता है जो कमाला की नानी ने उनको बताया था कि वो अपने अब्बू से बिछड़ गई थी और तारों ने उनको रास्ता दिखाया और वो अपने अब्बू की बाहों में पहुंच गई। और हसन सना को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और ये काम करने के बाद कमाला फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद जब वहाँ पर सबको होश आता है तो वो देखते हैं
के सामने कुछ हो रहा होता है और ये देखकर नजमा कहती है कि वो नूर का पर्दा खुल गया। इसके बाद हमें कमाला की अम्मी दिखाई जाती है जो बहुत परेशान होती है क्योंकि कमाला काफी देर से घर पर नहीं आई थी, लेकिन उसकी नानी बहुत चिल होती है और वो उसे कहती है कि मैग्नम यानी कि वो कुत्ता भी एक दफा इसी तरह ही गुम गया तो मैंने उसमें ट्रैकर लगवा दिया था। लेकिन फिर मुनीबा कहती है कि अगर ये लीगल होता तो मैं लगवा भी देती और वो बहुत परेशान होती है। और तभी अवैस उनको आइडिया देता है कि हम फाइंड माई फोन की मदद से कमाला के फोन को ट्रैक कर उस तक पहुंच सकते हैं। तो मुनीबा कहती है कि तुम मुझे ये बता क्यों रहे हो, करना शुरू करो। और वो लोग उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें कमाला और बाकी सब दिखाए जाते हैं और नजमा की एक साथी उस पर्दे में जाने लगती है, लेकिन तभी जब वो उस पर्दे के पास जाती है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर कमाला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज करती है और करीम को कहती है कि सभी लोगों को यहाँ से दूर ले जाओ। और नजमा भी उस पर्दे के अंदर जाने लगती है, लेकिन कमाला उसको समझाती है कि आप ऐसा मत करें, कामरान के बारे में सोचें, अगर आप चलेंगी तो कामरान का क्या होगा। आयशा ने भी सिर्फ अपनी फैमिली बनाने की कोशिश की थी, लेकिन आपने उसको ये करने नहीं दिया था, तो प्लीज कामरान के साथ ऐसा ना करें। और नजमा भी उसकी बात समझ जाती है और वो कहती है कि इस पर्दे को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है। और वो उस पर्दे के पास जाती है और खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होते होते कामरान का नाम ले लेती है और इसके बाद उनके अंदर से उनकी पावर्स निकलकर सीधा कामरान के पास चली जाती है और अब कामरान के पास भी पावर्स आ चुकी हैं। इसके बाद जब फाइनली वहाँ पर सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है तो पीछे से कमाला की अम्मी और उसकी नानी आ जाती हैं। ये देखकर कमाला की अम्मी को सारा कुछ पता चल जाता है और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सुपर हीरो गर्ल तुम ही। और कमाला भी यहाँ पर उनको बता देती कि हाँ वो मैं ही हूँ। ये सुनकर कमाला की अम्मी थोड़ा सा हैरान होती है और तभी कमाला की नानी बहुत ज्यादा खुश होती है कि कमाला को अब काफी कुछ पता चल चुका है और मुनीबा को भी अब इस बात के बारे में पता चल चुका है कि उनकी फैमिली में भी जादू है। और फिर वो कमाला से उस लड़के के बारे में पूछती है तो करीम भी उन दोनों को सलाम करता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कमाला उन दोनों को कहती है कि मुझे अभी एक काम करना है और वो करीम के पास जाती है और जाकर उसका हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है जो करीम ने उसके लिए किया। और फिर करीम कहते हैं कि वलीद को तुम पर बहुत ज्यादा फख्र होता अगर वो भी यहाँ पर होता, और वो उसको अपना रुमाल दे देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें कमाला की अम्मी दिखाई जाती है जिसको कमाला का एक लॉकेट मिलता है और ये मुझे तकरीबन वैसा ही लग रहा है जैसा कमाला के सूट के ऊपर एक एस जैसा निशान बना होता है। इसके बाद वो सभी घर चले जाते हैं और घर जाकर कमाला की नानी और कमाला की अम्मी उसकी पुरानी फोटोज देख रही होती हैं और कमाला की अम्मी भी बिल्कुल कमाला की जैसी थी, एक फैशन करने वाली लड़की। और ये देखकर कमाला बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उनसे कहती है कि आपने मुझे ये सारा कुछ पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर उसकी अम्मी कहती है कि तुमने मुझसे पहले कभी पूछा ही नहीं। इसके बाद उसकी अम्मी उसे बताती है कि मैंने और तुम्हारे अब्बू ने मिलकर बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन तुम्हें पैदा करने से बड़ा काम हमने नहीं किया। इसके बाद वो कमाला को बताती है कि मैं तुम पर सख्ती इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। इसके बाद कमाला की नानी भी कमाला की अम्मी से माफी मांगती है कि उन्होंने भी उसको ज्यादा छूट नहीं दी, उसको भी अपनी मर्जी नहीं करने दी। लेकिन यहाँ पर कमाला की अम्मी भी समझ जाती है कि उसकी अम्मी ने जो किया वो उसके अच्छे के लिए किया था। और इसके बाद वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हमें ब्रूनो दिखाया जाता है जो अपनी दुकान बंद कर कूड़ा फेंक कर वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी एकदम से कामरान आ जाता है। ब्रूनो उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कामरान उसे बताता है कि मेरे पास और कोई जगह नहीं थी। इसके बाद ब्रूनो उसको अपने साथ ले जाता है और ब्रूनो की दीवार पर एक पोस्टर लगा होता है जिसमें टेस्ला लिखा होता है। तो कामरान समझता है कि शायद ब्रूनो को भी टेस्ला कार्स पसंद है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भी गाड़ियों का शौक है। लेकिन ब्रूनो उसे कुछ नहीं कहता और थोड़ी देर बाद कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अच्छे से मिल ही नहीं पाए। और कामरान भी इस बात पर एग्री करता है। इसके बाद कामरान उसे कहता है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को दोबारा से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और कामरान अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि मैं कामरान। और फिर ब्रूनो भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपना सही नाम उसे बताता है और कहता है कि मैं ब्रूनो। और ये सुनकर कामरान बहुत हैरान होता है और वो उसे कहता है कि माफ करना मैं तुम्हारा इतनी देर से उल्टा ही नाम लिए जा रहा था। लेकिन फिर ब्रूनो कहता है कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने तो गौर भी नहीं किया। इसके बाद कामरान उसे बताता है कि मेरी मॉम के आने तक मुझे यहाँ पर ही रहना होगा ताकि वो मुझे आकर ढूंढ ले। लेकिन फिर ब्रूनो कहता है कि वो तो तुम्हें अकेला ही छोड़ गई थी, वो भला यहाँ पर क्यों आएंगी। लेकिन फिर कामरान कहता है कि मुझे यकीन है कि वो आएंगी। और फिर ब्रूनो कहता है कि वैसे भी DODC के लोग तुम्हें यहाँ पर ढूंढने आएंगे तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ूंगा और हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। ये सुनकर कामरान बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी खिड़की के बाहर वही ड्रोन आ जाता है और उसने कामरान को ढूंढ लिया था। और फिर ये देखकर कामरान अपनी पावर्स का यूज करता है और उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन डिस्ट्रॉय होते होते वो ड्रोन उस बिल्डिंग में एक बॉम्ब फेंक देता है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।